हमारा अध्याय चल रहा है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में। इस अध्याय से हमने 2 पार्ट है वो देख लिए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय के तीसरे पार्ट के बारे में। आज का हमारा पॉइंट रहेगा जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता। हमें पता है अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि भी अलग अलग प्रकार की होती है। भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज़्यादा थी और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम थी। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे किन किन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा थी और किन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही कम थी। शुरू करते हैं आज का हमारा पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता। अगर हम देखें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हमें याद रखना है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा ये ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो निम्न प्रकार की हुई थी, यानी बहुत ही कम वृद्धि दर इस दशक में यहाँ पर अंकित की गई। कौन कौन से राज्य हैं? केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनके बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और पुडुचेरी ये ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो बहुत ही कम हुई इस दशक में, और इनकी वृद्धि दर है वो 20 दशक में 20% से भी ज्यादा नहीं हुई, यानी 20% से भी ज्यादा नहीं हुई है पूरे 10 साल में देखें तो। केरल तो एकमात्र ऐसा राज्य है जिनकी दशकीय वृद्धि दर वो 9.4% अंकित की गई। ये वृद्धि हुई जो पूरे देश में अगर देखें तो वो सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य केरल है। केरल में 9.4% वृद्धि दर है वो हुई जो पूरे देश में सबसे निम्नतम थी। हमें ये याद रखना है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और गोवा ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो बहुत ही निम्न रही। केरल तो की वार्षिक वृद्धि दर दशकीय वृद्धि दर अगर हम देखें तो 9.4 थी जो पूरे देश में सबसे कम थी। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व में स्थित राज्यों की एक सतत पेटी दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है, यानी दक्षिणी जो भारत के राज्य हैं वहां पर वृद्धि दर है वो कम है, जब दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। कहां पर? देश के उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तरी भाग में और उत्तर मध्य भागों में वृद्धि दर है वो उच्च पाई जाती है। अगर कंपैरिजन करें किससे? दक्षिणी राज्यों से, तो यहाँ पर वृद्धि दर है वो ज्यादा पाई जाती है। 2001 में अगर हम देखें 1 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 के मध्य पिछला दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीमी रही है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो पिछला दशक यानी 91 से लेकर 2001 तक और वर्तमान दशक 2001 से 2011 तक इस दशक में वृद्धि दर है वो कम अंकित की गई है। कंपैरिजन करें अगले पिछले दशक के बारे में। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पिछले हम पढ़ चुके हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 11 में दशकीय वृद्धि दर है वो प्रतिशत में अगर हम देखें तो कम ही रही है। याद रखना है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी यहाँ पर कम दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है। अगर हम केरल की बात करें तो 9.4% दशकीय वृद्धि दर रही जो पूरे भारत में सबसे कम थी। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर मध्य राज्यों की, कंपैरिजन करें दक्षिणी राज्यों के साथ, तो इनकी दक्षिणी राज्यों से ज्यादा वृद्धि दर अंकित की गई। 2001 से 2011 के दौरान है वो इस दशक में पिछले दशक की तुलना करें तो वार्षिक और दशकीय वृद्धि दर है वो बहुत ही कम रही है। अगर 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इनकी भी दशकीय वृद्धि दर है वो बहुत ही कम अंकित की गई है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम, हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुई जो रही 3.5% तक, और महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृद्धि 6.7% तक की गिरावट दर्ज की गई, यानी सबसे ज्यादा गिरावट है
यहाँ पर दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में इस दशक में 3.5% कम रही, जबकि महाराष्ट्र में यह वृद्धि दर 6.7% तक कम रही। सबसे कम गिरावट अगर हम देखें तो वो आंध्र प्रदेश में अंकित की गई, और सबसे ज्यादा अगर गिरावट देखें तो वो महाराष्ट्र में हुई पिछले दशक की तुलना में इस दशक में 6.7% तक कम रहे। तमिलनाडु में 3.9%, पुडुचेरी में 7.1%। पिछले दशक की तुलना में 2001 से 11 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। यानी तमिलनाडु और पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां पर पिछले दशक यानी 1991 से लेकर 2001 में और 2001 से 11 तक पिछले दशक की तुलना में इस दशक में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इन राज्यों में कमी दर्ज हुई है। सबसे कम इसमें आंध्र प्रदेश में और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कमी हुई, जबकि बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में +3.9% तक वृद्धि हुई, जबकि पुडुचेरी में 7.1% तक की पिछले दशक की तुलना में इस दशक में वृद्धि अंकित की गई। वर्तमान में किशोर अर्थात जिनकी उम्र 10 वर्ष से 19 वर्ष तक हो उसे हम किशोर कहते हैं। किशोरों की आयु वर्ग का अंश 20.9% है। पूरे अगर हम देखें बाल, वयस्क और वृद्ध, वयस्क यानी किशोर, तो पूरी जनसंख्या में किशोरों की संख्या वो 20.9% है, जिनमें से 52.7% पुरुष है और 47.3% तक महिलाएं हैं। यानी पूरी जनसंख्या में अगर हम देखें तो किशोर किसे कहते हैं, 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे को हम किशोर कहेंगे। इनकी 20.9% है वो जनसंख्या में इनका अंश पाया जाता है, और इसमें से 52.7% किशोर हैं, बाकी के बच्चे 47.3% किशोरियां हैं। राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 में जारी की गई और फरवरी 2014 में आरंभ की गई। हमें याद रखना है राष्ट्रीय युवा नीति कब जारी की गई, तो फरवरी 2014 में से आरंभ किया गया। इसमें क्या है कि जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय युवा नीति भारत के युवाओं के लिए बनाई गई। कब बनाई गई? फरवरी 2014 में, जो दूरदर्शी उनके समग्र विकास के लिए बनाई गई। इसमें क्या है कि देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, यानी जो भारत देश के जो युवा हैं उनको अपनी पूरी क्षमता को उपयोग करने के सक्षम बनाना, और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। युवाओं को सक्षम बनाना, और जब युवा सक्षम बनेंगे तो हमारा देश भी सक्षम बनेगा। ये इसका मोटो है, मेन उद्देश्य है कि भारत के युवाओं को हमें सक्षम बनाना है, उनमें जो काबिलियत पाई जाती है उनका उजागर करना है, उनको निखारना है, और वो जब निखरेगी तो इससे हमारा देश भी निखरेगा। हमारे देश को राष्ट्रों के समूह में भी अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, ये इसका मोटो है। इस नीति में 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा माना गया है। अब राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में शुरू की गई थी। अब इसे युवा किस आयु वर्ग के समूह को युवा माना गया है, तो वो है 15 से 29 वर्ष तक के जो हैं उनको युवा कहा गया है। याद रखना है फरवरी 2014 में इसे लागू किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। जब युवा सक्षम होंगे तो देश अपने आप सक्षम बन जाएगा। आगे हम देखें तो भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई थी। कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए भारत सरकार ने कब नीति बनाई, तो वो थी 2015। और राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई थी, तो वो थी फरवरी 2014 से इसे आरंभ किया गया है। इसमें युवा किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कहा गया है, तो वो है 15 से 29 वर्ष तक के जो हैं उन सबको युवा माना गया है। ये थी हमारी जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता। मेन अगर हम देखें इसमें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर वृद्धि दर है वो इस दशक में
निम्न रही थी। अगर हम देखें केरल की तो वो तो सिर्फ और सिर्फ 10 की वृद्धि दर 9.4 ही अंकित की गई। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर मध्य राज्यों की, तो इनकी पूर्व स्थिति राज्यों की सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। दक्षिणी राज्यों में कम वृद्धि दर है, जबकि हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य जो राज्य हैं उनकी वृद्धि दर है वो थोड़ी ज्यादा है। वर्ष 2001 से 11 की तुलना में अगर हम देखें के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक की तुलना में इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर वो धीमी ही रही थी। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनकी भी वृद्धि दर है वो बहुत ही प्रतिशत में अगर हम देखें तो बहुत ही कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम अगर हम देखें 3.5 और महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% तक की वृद्धि में गिरावट अंकित की गई। जबकि अगर हम देखें बढ़ोतरी में तो तमिलनाडु में 3.9 तथा पुडुचेरी में 7.1% पिछले दशक की तुलना में इस दशक में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में किशोर किसे कहते हैं? 10 से 19 वर्ष तक के जो आयु वाले होते हैं उन्हें हम किशोर कहते हैं आयु वर्ग। तो इनकी टोटल अगर हम देखें तो 20.9% किशोरों की जनसंख्या है पाई जाती है, जिनमें 52.7% तक पुरुष है और 47.3% तक महिला। अगर हम देखें राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई। युवा किसे माना गया? तो युवा माना गया 15 से 29 वर्ष तक के जो होते हैं उन सबको युवा माना गया। इसमें युवाओं के कौशल को निखारना, जब युवाओं का कौशल निखर जाएगा तो देश भी अपने जो समूह राष्ट्र समूह है उनमें एक उचित स्थान है प्राप्त कर लेगा। इसके बाद में हमने देखा है कि 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई थी भारत सरकार ने। जनसंख्या संगठन के बारे में, जनसंख्या संगठन है वो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत ये विषय आता है। इसमें हम देखेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन, ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले, नगरीय यानी नगरों में रहने वाले। अगर हम देखें देश की जो 68.8% आबादी है वो गांव में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से अगर हम देखें 5,97,608 गांव यानी 93.2% गांव है वो बसे हुए हैं। हमें याद रखना है 68.8% आबादी है वो गांवों में निवास करती है और बाकी की जो बची हुई 31.2% आबादी है वो नगरों में निवास करती है। यानी 31.2% आबादी है वो नगरों में निवास करती है, जबकि 68.8% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। अगर हम देखें 2011 के अनुसार तो टोटल गांवों की संख्या 6,40,867 है, जिनमें से 93.2% यानी 5,97,608 गांव है वो बसे हुए हैं। बिहार और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो बहुत ही ज्यादा है। बिहार और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो बहुत ही ज्यादा है। गोवा और महाराष्ट्र में जनसंख्या का आधा से अधिक भाग है वो गांव में निवास करता है, यानी 50% से अधिक भाग है वो गोवा और महाराष्ट्र में ऐसी जनसंख्या है जो गांव में निवास करती है। दूसरी ओर दादर और नगर हवेली यानी यहाँ पर 53.38% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही गांव में निवास करता है। अगर दादर और नगर हवेली को छोड़ दिया जाए, बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या ज्यादातर नगरों में निवास करती है, जबकि दादर और नगर हवेली की जनसंख्या 53.38% जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत नगरीय जनसंख्या 31.16% है। टोटल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या 68.8, नगरीय जनसंख्या 31.2%। गांव टोटल है 6,40,867, जिनमें से 93.2% यानी 5,97,608 गांव हैं वो बसे हुए हैं। बिहार और सिक्किम है, सिक्किम की ज्यादातर जनसंख्या है वो ग्रामीण है। गोवा और महाराष्ट्र की जनसंख्या है वो आधी से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। दादर और नगर हवेली है वो एक केंद्र शासित एक प्रदेश है जहां पर जनसंख्या है वो ग्रामीण ज्यादा है, बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां की जनसंख्या ज्यादातर नगरीय है। किंतु पिछले दशकों में अगर हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। ग्रामीण जनसंख्या वर्तमान में तो ज्यादा है, लेकिन पिछले दशकों से अगर हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या तो कम हो रही है और नगरीय जनसंख्या लगातार
बढ़ रही है। भाषाई संगठन के बारे में अगर हम देखें तो पहले सर्वप्रथम भाषाओं का वर्गीकरण जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। उन्होंने 179 भाषाएं बताई थी और 544 के लगभग भारत में बोलियां बताई थी। किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने भाषा का वर्गीकरण किया था, जिनमें 179 भाषाएं बताई और 544 के लगभग बोलियां बताई थी। 22 भाषाएं अनुसूचित है। अनुसूचित और गैर अनुसूचित दो प्रकार की भाषाएं हैं। अनुसूचित वे भाषाएं होती है जिनका जिक्र हमारे संविधान की अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो भी दर्ज भाषाएं हैं वो सब की सब अनुसूचित भाषाएं हैं और ये दर्ज भाषाएं हैं टोटल 22। और जो अनुसूची में दर्ज नहीं है वो गैर अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। अनुसूचित किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले सर्वाधिक संख्या है, यानी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारत में भाषा है तो वो है हिंदी। ये थी हमारी भाषाओं के बारे में। अब हम भाषाओं के खानदान अगले अध्याय में यानी अगले पार्ट में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।